गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 12 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने बार ग्राफ पढ़ा था। हमने ये समझा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा क्या होता है और बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल टू स्टार्ट विद द पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डेटा, बेसिकली हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम पढ़ना है उससे पहले मैं बार ग्राफ के रिलेटेड थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ। बार ग्राफ हम बेसिकली इस तरीके से बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप डेटा अवेलेबल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे पूछा गया कि मेरा फेवरेट अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो मैं कह दूँ ए है, कोई कहता है बी है, कोई कहता है सी है, कोई कहता है डी है, सो ऑन। और वो कितना फ्रिक्वेंसी है, तो वाई एक्सिस पे हम क्या रखते थे, फ्रीक्वेंसी को रखते थे, और एक्स एक्सिस पे हम जो हमारी वेरिएबल वैल्यू होती है, वेरिएबल वैल्यूज ABCD कुछ भी हो सकता है, पर ये ग्रुप नहीं है ना, तो ABCD सिर्फ ए है। कोई A.5 तो नहीं होता ना, A.5 अल्फ़ाबेट तो नहीं होता ना, कुछ ए होता है ना, ए होता है, बी होता है ना। तो YF है और ये X है। कितने बच्चों को पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम एक यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, यूजुअली ये ध्यान रखा करो कि जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ पर, तो जैसे अगर हम ये चीज़ मान लो कि हम 10,000 लोगों का वो कर रहे हैं मेजरमेंट, 10,000 लोगों का सर्वे कर रहे हैं, 10,000 लोगों से ये चीज़ें पूछ रहे हैं, तो आंसर थाउजेंड्स में भी आएंगे। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर तुम सोचो कि 1 2 3 में ही लिख देते हैं और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर 1000 में करते हैं। कैसे, मतलब समझो उसको। या तो तुम ये भी कर सकते हो कि तुम यहाँ पे 0 फिर 1000 2000 3000 करके लिख दो, या तो एक चीज़ और भी कर सकते हो, यहाँ पे 0 1 2 3 लिख दो, बट y के अंदर ये लिख दो, यहाँ लिख दो कि फ्रीक्वेंसी इज इन थाउजेंड्स। ऐसे समझ रहे हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा y एक्सिस है मान लो, ठीक है, तो f करके मैंने यहाँ लिख दिया इन थाउजेंड्स। इन थाउजेंड का मतलब है कि 1 2 3 4 अगर आप लिख रहे हो तो ये 1000 2000 3000 माना जाए। सिंपल है कि थोड़ा हिस्टोग्राम के रिलेटेड एक स्टोरी है, ताकि तुम थोड़ा हिस्टोग्राम नहीं से समझ सको। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू हिस्टोरी। ठीक है, हिस्टोग्राम्स क्या होता है। ठीक है, हिस्टोग्राम्स में हमें 3 टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम्स या 3 टाइप्स ऑफ जो हमें टेबल्स, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या 3 टाइप्स ऑफ इसके अंदर वेरिएबिलिटीज़ है, वो हमें समझनी है और वो देखनी पड़ेगी कि कैसे कैसे होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक हिस्टोग्राम होता है जिसके अंदर जो हमारे पास टेबल होता है वो यूनिफॉर्मली ग्रुप डेटा होता है। जैसे यूनिफॉर्मली ग्रुप डेटा का मतलब है, जैसे हमें गिवन है कि एक बेसिक सिंपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि तुम्हारी हाइट कितनी है। ठीक है, इन सेंटीमीटर्स लेते हैं, हाइट छोड़ो, ये ले लेते हैं कि क्या ले हाइट ही ले लेते सोचो। ठीक है, तो मैंने बोला कि हाइट, ठीक है, या हम किसी एक सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों में हाइट मेजर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मान लो कुछ भी है, ठीक है, किसी चीज़ की भी हाइट है। तो मेरे पास आया कि 40 to 45 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, बच्चों की हाइट मत लेना। फिर आया 45 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। ठीक है, और ये है हमारी 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, 3 बच्चों की, 4 बच्चों की, 10 बच्चों की और 9 बच्चों की। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी हाइट है। अब ये चीज़ समझने की है। ठीक है, अभी तुम कंफ्यूज हो गई, ये क्या है, ये क्या लिख दिया मैंने, जिसको अब तक नहीं समझ आ रहा हूँ। हाइट लिखी है इसको मैंने इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्या है इसका मतलब है। ठीक है, अब ये चीज़ वैसे हम जब बहुत बड़े डेटा ग्रुप हमको सर्वे करते थे, मैंने 10,000 लिखा था, उस टाइम पर काम आती है। जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों की, कोई बोल रहा है 40.1 है, 40.1 सेंटीमीटर, 40.2 है, 40.12 है, 40.123 है, 40.5, ऐसे तो बहुत सारी एंट्रीज आ जाएंगी।
हम ऐसे कब तक लिखते रहेंगे उसको? हमारा जो पर्पस था स्टैट्स करने का वो इट वाज टू मेक द रिप्रेजेंटेशन ईजियर, है ना? अगर वो हम कर ही नहीं पा रहे हैं तो इसका पॉइंट ही क्या है? तो हम क्या करते हैं, हम एक रेंज बना लेते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, डेटा को ग्रुप कर लेते हैं 40 to 45, मतलब 40 to 45 सेंटीमीटर्स के बीच में, जैसे हम टैली मार्क्स नहीं करते थे, 40 to 45 सेंटीमीटर्स के बीच में कोई भी आया तो वो इसके अंदर फॉल करेगा, चाहे वो 42 हो, 43 हो, 41 हो, 40.3 हो, 40.35 हो, कुछ भी हो, वो इसके अंदर लाई करेगा और इस इधर लिखा जाएगा उसकी वैल्यू, ठीक है? तो जब ऐसा कुछ भी गिवन हो जैसे 40 to 45, तो उसमें हमें समझने की ज़रूरत है 3 थिंग्स। दिस इज कॉल्ड आवर लोअर क्लास LC, दिस इज कॉल्ड आवर अपर क्लास, एंड इनका डिफरेंस 5 इज कॉल्ड द रेंज। इसमें कितना डिफरेंस है? रेंज, अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है? अब ये चीज़ दिमाग में डालो, इस चीज़ को देखो और मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या इन सब की रेंज सेम है? 45 + 40 5 है, सेम है। 50 + 50 - 45 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 है, ठीक है? ये रेंज इन सब की सेम है। अब एक और चीज़ बताओ मुझे कि क्या इसकी लोअर क्लास, क्या इसकी हायर क्लास और इसकी लोअर क्लास मैच हो रही है? हो रही है। क्या इसकी इनकी हो रही है? हो रही है। इनकी हो रही है? हो रही है। इनकी हो रही है। जब द अपर क्लास, ये सी होगा, द अपर क्लास ऑफ द फर्स्ट जो पहले वाला इनिशियल मैचेस विद द लोअर क्लास ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप या नेक्स्ट रेंज है, और ये पूरे ही टेबल में ऐसा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस है, पूरा यूनिफॉर्म है, तो उसको हम यूनिफॉर्म टेबल बोलते हैं और उसका हिस्टोग्राम बनाना इज द इजीएस्ट प्रोसेस। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है? इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? इसको हिस्टोग्राम बनेगा बहुत ही आसान से माइनस, ठीक है? हमने पहले ये किया, इधर हम y एक्सिस है, y एक्सिस के साथ हम क्या लिखते थे? फ्रीक्वेंसी, तो हमने यहाँ पे f लिख दिया, ठीक है? ये तो हम बाद में डाल लेंगे आराम से अपना मस्ती में। अब मेन बात है इधर, ये बात है समझने वाली, x एक्सिस पे हम कैसे लिखेंगे, है ना? अब मुझे चीज़ बताओ, मैं तुम्हें बता कि यहाँ पे हमेशा 0 आएगा और तुम्हें हमेशा 0 के अकॉर्डिंग चलना है। अब तुमने जो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री डाली, जैसे तुमने 1 डाली, इसमें कितना गैप है तो 2 डालोगे, है ना? अब इधर बताओ, ठीक है? समझो, इधर 0 के बाद 40 है ना? यहाँ मैंने 40 डाल दिया, ठीक है? डाल दिया। अब ये गैप कितना है? 40 का है, तो यहाँ मुझे 80 डालना पड़ेगा ना, 80 डालना पड़ेगा। पर मेरी तो एंट्री 65 पे खत्म है, तो मेरा सारा डेटा इधर खत्म हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो अब क्या करते हैं इस सिचुएशन में? हम एक मैथमेटिकल इन्वेंशन या मैथमेटिकल टूल के यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है किंक, ठीक है? किंक का मतलब क्या होता है, ठीक है? इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है? जब हम ये चीज़ यूज़ कर देते हैं, किंक डाल देते हैं इसके अंदर, इसका मतलब होता है कि हम इन वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे हम कुछ भी इधर तक लिख सकते हैं, इस गैप का फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये गैप यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसके बाद के गैप सारे यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है? अब तुम में से कोई ये बोल सकता है कि सर 0, 5, 10, 15, 20, 25 करके 45 तक चले जाते हैं, बट मान लो अगर यहाँ पे 400 होता, फिर 405 होता, फिर तो 400 तक लिखते रहते हैं, 4000 होता, फिर 4000 तक लिखते रहते हैं, नहीं ना? तो ये चीज़ यूज़ करके हम इजीली उसको प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 4, तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, 2 कर ले, 2 कर लेते हैं, ठीक है? 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक? 2 को आप कर लिया। अब लेट्स ड्रॉ इट, ठीक है? यहाँ हमने अपना किंक यूज़ कर दिया 40 से 45, ठीक है? बार ग्राफ में हम करते थे जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती थी, हम उसको यहाँ पे कर देते थे, है ना? बट हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, हम
इसी वैल्यू से चालू करते हैं। इधर पहले हम ऐसे एक बॉक्स सा बना, ऐसे कर लो, ठीक है, हाँ कर लिया। अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 40 से 45 2 तक, तो हमने ये 2 तक ही लेके गए और इसको यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है, ये इधर छोड़ दो इसको बस। फिर 45 से 50 देख रहे हैं हम, तो 45 से 50 3 है। अब 45 से फिर से यहाँ पे लाइन ड्रा करी, 50 पे भी करी, 3 तक लेके जाना है, कहीं यहाँ पे होगा, तो इसको खींच दिया थोड़ा सा, फिर बंद कर दिया, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। 55 पे गए, 50 से 55 पे गए, 50 पे फिर लाइन ड्रॉ करी, 55 पे 4 है, 55 भी ड्रॉ करी, अब इसको 4 तक खींचना है, 4 तक ले गए, ठीक है। 50 से 60 10 है, 55 पे देखा, 60 पे देखा, 10 तक ले गए, ठीक है। फिर है 9, 60 से 65, 9 इधर है, 60 पे किया, 65 पे किया, इसको 9 तक ले गए, हो गया ड्रॉ। बेसिकली बस यही हमारा हिस्टोग्राम था। इसके अंदर कॉन्टिन्यूस बार्स आते हैं, जैसे बार ग्राफ के अंदर हमारा यहाँ पे गैप होता है ना, यहाँ पे गैप होता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, इसके अंदर हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि तो ये भी देखो ना, डेटा भी तो पूरा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना, 40 से 65 के बीच में कहीं भी गैप थोड़ी है, तो यहाँ पे भी हमें कॉन्टिन्यूस शो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप, जहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म रेंज है और यूनिफॉर्म क्लासेस है। यूनिफॉर्म क्लासेस का मतलब है कि हायर जो क्लास है वो लोअर क्लास अगली वाली से मैच करता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप में अब क्या हो सकता है, मैंने 2 चीज़ें बताई थी यूनिफॉर्म होने के लिए, या तो फ्रीक्वेंसी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी रेंज है वो सेम हो सबकी, या फिर हमारी क्लासेस यूनिफॉर्म हो। मान लो इसका एक चीज़ छेड़ देते हैं हम, रेंज को डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। सेम डेटा लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हम सेम ही रख रहे हैं, हम सिर्फ इसमें हमारी रेंज छेड़ रहे हैं। हम मैंने क्या किया यहाँ पे 40 से 50 कर दिया, और बाकी डेटा ये चल रहा था, ये कर दिया हमने, ठीक है, 80 से 85, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब इसका क्या नुकसान होगा, ठीक है, इसको भूल जाओ, थोड़ा सा इसको अभी के लिए छुपा, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको मत ध्यान देना, बस इस पर ध्यान देना और इस पर, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी के लिए, ये कुछ नहीं है, बस इन वैल्यूज पे, फ्रीक्वेंसीज पर और इस पे फोकस। अब देखो फर्स्ट एक और पहले एक चीज़ चेक करते हैं, क्या क्लासेस सेम है, 50 सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, अरे ये तो सेम है, तो वैसे यूनिफॉर्म हो सकता है, बट अगर हम रेंज चेक करें, 50 - 40 10, 55 - 50 5, 60 - 55 5, 80 - 60 20, 85 - 85, ये 10, ये 5, ये 5, ये 20, ये 5, ये तो अलग अलग रेंज है। तो क्या तुम वही वाला हिस्टोग्राम बना दोगे कि हाँ चल भाई वो किया और 60 to 80 के बीच में पूरा 10 कर देते हैं? नहीं ना, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू ही इतनी बड़ी है, इसके बीच में 10 है, बट एक 5 वाली वैल्यू के बीच में भी 4 है ना, तुम उसके बीच में 10 नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है, इसको रबी करो, ठीक है, और इधर फोकस करो, मैं इधर कुछ लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, हमें इसकी रेंज को सेम करना पड़ेगा, रेंज को सेम करना पड़ेगा, बट रेंज को सेम कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है ना कि क्या डेटा डाला हुआ है इसका, क्योंकि तो ग्रुप डेटा है, हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे। तो हम हिस्टोग्राम सही बनाने के लिए एक बेसिक फार्मूला यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसमें चेक करो कि सबसे स्मॉलेस्ट रेंज कौन सी है, 5, 10, 20, 5, 5, सबसे स्मॉलेस्ट रेंज होगी हमारी 5, स्मॉलेस्ट रेंज 5 हो गई, है ना। अब हम इस 5 को इधर रख देंगे, ठीक है, जो हमारी है स्मॉलेस्ट रेंज, ठीक है। फिर हम हर एक ग्रुप
की रेंज को नीचे रख देंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5। ठीक है, ये रेंज को हमने ऐसे रख दिया और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो गया, 1। इस 1 को इधर लिखते हैं, ये 5 कट गया, तो वापस 3 आ गया, 4, ये भी 4, बट ये क्या हुआ, ये 2.5 हो गया। सॉल्व करके देखना। ठीक है, और ये भी 9 ही रह जाएगा फिर से। तो ये अब हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, न्यू एंड करेक्ट फ्रीक्वेंसी, जो हम इस डेटा के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझना हो तो एक बार रिवाइंड करके फिर से समझ लेना। पर अब इसके अंदर हम इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसको तो वह भूल जाओ, ये चीज़ पे ध्यान दो, ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डाली, फ्रीक्वेंसी हमारी 1 2 3 4, 2 2 के गैप में ले लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम पहले तो किंक डालेंगे, और अब 5 5 10 10 के ले ली, तो 40 50 60 70 80। ऐसा तो 5 5 के में लेना चाहिए, क्योंकि 5 की हमारी स्मॉलेस्ट रेंज है, बट हम 10 के में भी ले सकते हैं, और फिर 5 5 को हम यहाँ पे बीच में रख सकते हैं। ये हमारा बीच बीच में 45 हो जाएगा ना, ये इसलिए ताकि थोड़ी छोटी स्पेस है तो इसके अंदर में करना, वरना तुम 5 की रेंज लेना तो मेरे को ईजी है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा वैल्यूज है तो फिर 10 की रेंज ले लेना। ठीक है, 5 की रेंज ही वैसे हमारी स्मॉलेस्ट रेंज इसमें रहेगी। अब क्या करना है, 40 to 50, 40 हमारे यहाँ है, 50 हमारे यहाँ है, उठाया, क्या है इसकी 1, तो ये बिल्कुल ही इधर 1 हो जाएगा। 50 to 55 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3। 55 है ना वो बीच में, 55 to 60 4 है, ठीक है, 55 to 64, सॉरी 50 to 64 हो गया, 60 to 80 हो गया। अब ऊपर हमारा 2.5 है, तो वो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2.5 बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और 80 to 85 हमारा हो जाएगा, 85 सॉरी 80 लिखना है ना, 80। ठीक है, 2.5 हमारा हो जाएगा, और 80 to 85 हो जाएगा 9, तो यहाँ 85 है और ये जाएगा 9 तक। अब तुमने फर्क देखा कुछ किसी चीज़ का? ठीक है, अभी तुम्हें लग नहीं रहा है, बट जो इस चीज़ का एरिया होगा ना, वो इस चीज़ के एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा होगा। एरिया मान लो या फिर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मैं इस चीज़ को 10 तक लिख जाता तो कितना फर्क हो जाता, क्योंकि ये तो बहुत पतला सा दिखता, बट ये कितना मोटा है ना, इसको अगर मैं इसको इधर यहाँ तक ले जाऊँ पूरा, मतलब सोच के देखो कि 60 to 80 की रेंज में 10 ही फ्रीक्वेंसी है, और पर 80 to 85 की रेंज में 9 है, एक ही फ्रीक्वेंसी की कमी है, बट कितना डिफरेंस लग रहा है इनके रिप्रेजेंटेशन में, है ना। बट जब मैंने इसको ऐसे डाला तो फिर सही रिप्रेजेंटेशन है। तो दिस इज डन। जब हमारी रेंज अलग हो तो हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं, इसको नहीं, इस तरीके से प्लॉट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट करते हैं ये नए फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला होता है हमारा स्मॉलेस्ट रेंज और डिवाइड बाय रेंज ऑफ ईच ग्रुप इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको याद करने का एक फॉर्मूला देता हूँ। एस आर तो तुम समझ गए, एफ और आर, एस आर एफ इंटू आर हो गया। ठीक है, तो शाहरुख ने, ठीक है, शाहरुख ने फरहान के साथ मिलकर राहुल के नीचे बैठ गए। ठीक है, शाहरुख ने फरहान के साथ मिलकर राहुल के नीचे बैठ गए। ठीक है,
शाहरुख फरहान के साथ मिला, फरहान के साथ मिला और राहुल के नीचे बैठ गए, ठीक है। या शाहरुख ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर राहुल को नीचे बैठा दिया, शाहरुख ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर राहुल को नीचे बैठा दिया। स्मॉलेस्ट रेंज इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन आर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रुप को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रेंज हम हर जो रेंज होती है वो एक ग्रुप की पर्सनल रेंज, जैसे इसमें 40 to 50 की 10 थी, ठीक है। ये नहीं कि तुम वही रेंज को उससे डिवाइड करो, हाँ इसकी स्मॉलेस्ट रेंज 5 है तो इसकी रेंज 5 है, तो ये तो 5/5 कट ही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। बट जिसकी रेंज फ़र्क है, अब कभी कभी मतलब ये रेंज ज़्यादा है तो ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को थोड़ा छोटा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट रेंज के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। समझ आ गया? अभी इसको एक बार प्लॉट करते हैं थर्ड टाइप समझने के लिए। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स होते हैं हमारे। अब हमने सबसे स्टार्टिंग में समझा था कि यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम में क्या होता है, हमारी रेंज इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और हमारा जो लोअर क्लास होना चाहिए, जो हमारा हायर क्लास होना चाहिए, वो अगले वाले ग्रुप की लोअर क्लास से सेम होना चाहिए। रेंज तो हमने देख लिया कि जब डिफरेंट होती है तो क्या होता है जब क्लास में डिफरेंस हो, ठीक है। तो मान लो कि हमारी रेंज सेम है, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि हमारा गिवन है कि ये तो हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। हमारी रेंज गिवन है 30, 35, 35 आपका सर कर लो, वैसे तो 34 कर लो, ताकि के साथ 5, 39, 40, 44, ठीक है। तो मैं चीज़ दिख रही है, इसकी रेंज क्या है 4, इसकी रेंज 4, 4, रेंज सबकी सेम है ना, बट एक मिनट, हाँ रेंज सबकी सेम है, बट क्या ये सेम है, डिफरेंस है ना, इनमें डिफरेंस है, मतलब ये यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम नहीं है, इसको हम नॉर्मली प्लॉट नहीं कर सकते। तुम इसको नॉर्मली प्लॉट कैसे करने जाओगे, तुम ऐसे नॉर्मली प्लॉट करोगे इसे, तुमने यहाँ पे किंग डाल दिया, ठीक है, 30 लिखा, 35 लिखा, यहाँ पे 34 के बीच में डाल दिया, फिर यहाँ पे स्पेस देके ये कर दिया, स्पेस दी तो वो तो हिस्टोग्राम ही नहीं रहा, है ना। हिस्टोग्राम करता है कॉन्टिन्यूस होता है, स्पेस आ गया तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो बार ग्राफ बन गया हमारा, हिस्टोग्राम तो बना ही नहीं। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में हम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कि भाई तू थोड़ी देर वेट कर, ठीक है, तो थोड़ी देर वेट कर, तो बैठ जाते को कुछ करने की जरूरत नहीं, तो छिड़ मत, हम करेंगे जो करना है। ये क्लास जो एक ग्रुप्स है वो अपने बीच में ही कुछ खेलेंगे कि वो ठीक हो जाए, ठीक है। अब इसको ठीक होने के लिए, क्योंकि रेंज तो हमारी सेम है, अगर रेंज में गड़बड़ हो और क्लास में भी गड़बड़ हो तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें तुम्हें पहले रेंज या पहले क्लास को, दोनों को उनमें से एक को पहले ठीक करना पड़ेगा। आई विल प्रेफर कि तुम पहले क्लास को ही ठीक कर लो एंड देन उसके अकॉर्डिंग तुम रेंज को चेंज कर दो, ठीक है। और यूजुअली एग्जाम में इतना डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें एक चीज़ गड़बड़ मिलेगी या दोनों चीज़ गड़बड़ नहीं मिलेगी, सिर्फ हिस्टोग्राम प्लॉट करना आएगा। बेसिकली तो हिस्टोग्राम प्लॉट करना नहीं आता, जो यूनिफॉर्म वाला होता है सबसे ईजी वाला, बट ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तुम्हें देखना है, दो ग्रुप्स को ही देख लो सिर्फ, चलो 3 को ले, ठीक है, ये 3 ग्रुप्स हैं। तुम क्या करोगे, पहले जो जिनमें फर्क आ रहा है 34 और 35, ठीक है, 39 और 40, फर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तुम्हें इन दोनों को सेम करना है, ठीक है, बट सेम इस तरीके से करना है कि ना उसका ज़्यादा घाटा हो ना तुम्हारा ज़्यादा घाटा हो। 34 बोले कि भाई कुछ इस तरीके से
हम अपना हिसाब कर लेते हैं कि तेरा भी ज़्यादा नुकसान ना हो, मेरा भी ज़्यादा नुकसान ना हो, है ना। तो अब वो क्या करेंगे, वो अपनी जो रेंज है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज करेंगे ताकि उनकी क्लास यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है। वो क्या करेगा, 34 बोलेगा कि भाई ऐसा करता हूँ मैं कि मैं आधा तुझसे ले लेता हूँ, ठीक है, 35 से आधा ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 35 भाई साहब थे, इसने अपना आधा इसको दे दिया, तो ये 34.5 हो गया, है ना। सेम नहीं हुआ, 39.5 हो गया, 39.5 हो गया, ठीक है। बट क्या तुमने एक चीज नोटिस करी, हमने इसको इसमें से आधा दे दिया बट इसको इसमें से आधा दे दिया, तो ये रेंज तो चेंज हो गई, 34.5 बाय 39.5 हो गया, है ना। रेंज क्या हो गई, 39.5 माइनस 34.5, 5 रेंज हो गई, है ना। बट रेंज हमारी यूनिफॉर्म ही हो जाएगी, क्यों, ये 39.5 होगा तो ये 44.5 होएगा, ये 44.5 होएगा तो ये 49.5 होएगा, है ना। यूजुअली स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि वो कोई और भी वैल्यूज हो, तो बट ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको बहुत डिफिकल्ट करके फॉर्मूले में डाल के समझा जाता है। कुछ नहीं, इन दोनों की मिडल वैल्यूज निकालनी होती है। मान लो 50 और 100 तो उसकी मिडल वैल्यू 75 हो जाएगी, 1 और 2 है, मिडल वैल्यू 1.5 हो जाएगी, तो मिडल वैल्यू निकालनी होती है सर। उसको मिडल वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला लगा देता है कि वो इजीली निकल जाए, कोई बड़ी वैल्यूज हो तो 100 to 100 150 होती है, 150 और 170 160 हो जाएगी, दोनों को प्लस किया और उनको हाफ कर दिया, बस कुछ नहीं, मिडिल वैल्यू निकल गई। अब बस तुम्हारा इतना ही काम है कि तुम्हें वो मिडिल वैल्यू को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 34.5 बनी थी, तो इसको इधर बना दिया, इसको इधर बना दिया, 10-10 दे दिया। अब इनकी बाकी वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, इसको जब मैंने इधर आधा दिया, इसको भी तो चेंज करना होगा ना, इसको भी आधा कम करना होगा, क्योंकि इसको आधा कम किया था, इसको आधा ज़्यादा बढ़ा दिया था, इसको अब इसको भी चेंज करो, इसको आधा कम करो, इसको आधा बढ़ाओ, आधा कम करो, आधा बढ़ाओ। रेंज यूनिफॉर्म रही ना, 5-5 की रेंज चेंज जरूर हो गई सबकी, बट यूनिफॉर्म रही, है ना, यूनिफॉर्म रही। तो हमारा फिर से वो हिस्टोग्राम का पैटर्न बन गया, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहा, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये कुछ इस तरीके से डेटा हमने अरेंज कर लिया वापस। इसमें हमने कुछ भी मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ रेंज की वैल्यू हमने चेंज करी, बट रेंज हमारी स्टिल यूनिफॉर्म है। मैंने स्टार्टिंग में कभी ये तो नहीं बोला था ना कि हमारी रेंज सेम होनी चाहिए, मैंने बस इतना बोला था कि रेंज हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, दैट इज सब जगह हमारी रेंज सेम होनी चाहिए, विच इज़ 5-5-5। पहले 4 थी बट हमारी क्लास सेम नहीं हो रही थी, हमने क्लास सेम करके रेंज भी यूनिफॉर्म रख ली, तो हमारा बेसिक बन गया। जिस तरीके से हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते थे वैसे ही प्लॉट कर दो, किंक यूज़ करके 29.5, फिर 4 या 5 का गैप देकर तुम इसको प्लॉट कर दो बिना गैप के, बस हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, और बस यही है हिस्टोग्राम के अंदर। हिस्टोग्राम में बस इतना ही करना है। अगर तुम्हें वो वाला आ जाए जहाँ पे तुम्हारा कोई रेंज डिफरेंट है, तो तुम उसके अंदर हल्का सा वो फॉर्मूला लगा के, कौन सा वाला, शाहरुख विद हिज फ्रेंड्स बैठ गए राहुल के ऊपर, SR इंटू F अपॉन R, स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट रेंज अपॉन रेंज इंटू फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लगाकर हमें न्यू फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, है ना। न्यू फ्रीक्वेंसी इसको भी डाल लो उस शाहरुख वाले में, शाहरुख अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के राहुल पे बैठ गया, तो राहुल ने न्यू फ्रेंड्स बना लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, न्यू फ्रेंड्स आ गए राहुल के, ठीक है। तो ये है हिस्टोग्राम, बस इतना ही है। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स का फिनिश होता है। पार्ट 3 जो फाइनल है उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी पॉलिगन समझेंगे।